Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपने 4 सेक्शन चल रहे हैं। एक तो चल रहा है एयरफोर्स टेक्निकल के लिए अपना मैथ चल रही है 11th-12th वाली, इसमें इलिप्स चल रहा है। सेकंड अपना चल रहा है टाइम एंड वर्क फॉर नॉन टेक्निकल मैथ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। थर्ड अपना चल रहा है, देखो यहाँ पे सम स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ 500 सीरीज वाला पार्ट चल रहा है और एक फोर्थ पार्ट अपना फिजिक्स का चल रहा है। तो अभी हम इस वीडियो में फिजिक्स की बात करने वाली है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यहाँ पे फिजिक्स केवल आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा पहले पढ़ाया हुआ है 2-3 साल तक, तो मुझे काफ़ी कुछ पता है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट वही बात बताऊंगा जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में अपने पूछी जाती है। एनडीए के एग्जाम में जनरल साइंस आती है, तो वहाँ पे भी ये जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। उस वाले पार्ट में भी एनडीए में भी जनरल साइंस में फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो आप लोग सुनेंगे वहाँ 10th लेवल तक मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा अगर आप यहाँ समझ जाते हो। तो मेन जो जहाँ से कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीटेडली, वही बातें अपन यहाँ पे करेंगे। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट और पूरा सारा जो भी है हम वही चीज़ें करेंगे जो अपने आती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रेविटेशन में एक टॉपिक है अपना ग्रेविटेशन, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन इसको, और ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि हर एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी हो जिसमें फिजिक्स पूछा जा रहा है, इवन रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम भी ऐसा है जहाँ पे फिजिक्स अच्छा पूछा जाता है। तो जहाँ पे जनरल साइंस की कैटेगरी भी है और वहाँ पे फिजिक्स अच्छा पूछा जाता है, वहाँ पे इस चैप्टर से 100% जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो आप बात सुनना, देखो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। इसकी जो मेन बातें और जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं वो अपन यहाँ पे करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जिनको अपन कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो 25 में से अपने हमेशा जो है एयरफोर्स नेवी में फिक्स रहा है ये 25 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 4 से 5 न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल भी केवल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, जो अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसा बहुत लेंथी, बहुत टिपिकल वाला न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। मेनली वेटेज होता है अपना 20-21 सवालों का, जिसमें आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो आपसे कॉन्सेप्ट पकड़वाते हैं कि अगर आपको उसकी थोड़ी सी बात का पता है। ऐसे नहीं कि भाई ऊपर का ही पता है, फॉर्मूला याद कर लिया काम हो गया, नहीं। फॉर्मूला नहीं, वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे। जैसे विस्कोसिटी के बारे में आपको कोई लाइन लिख के दे देंगे इस तरह की जो कंफ्यूजिंग होगी, तो बच्चा वहां पे गलती कर जाता है। तो अपन ऐसी बातें करेंगे। देखो भी गुरुत्वाकर्षण में अपन स्टार्ट करने से पहले ग्रेविटेशन सब समझते हैं, सब लोगों को पता है कि ग्रेविटेशन की बात ये होती है कि जो हम ग्रेविटी की बात करने वाले हैं एग्जैक्टली, एंड ग्रेविटी कॉजेस ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटी का कारण क्या है? ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी को हिंदी में अपन कहते हैं गुरुत्व। गुरुत्व जो है वो पृथ्वी के वजह से होता है। पृथ्वी में एक ऐसी क्षमता होती है जिससे ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण की वजह से कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो एक बल का एहसास करती है, और उसी का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो सन है, अर्थ भी अपना क्या होता है? एक प्लेनेट होता है। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है, उपग्रह है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे क्या होता है सॉरी, हम ये बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अर्थ अपना उपग्रह है, तो सन जो होता है, सन के चारों तरफ जो है अर्थ रिवॉल्व करती है। ऐसे दूसरे जो भी है, दूसरे उपग्रह जो होंगे वो भी जो है अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। तो देखो बात समझना एक बार, हमारी जो अर्थ है या कोई सा भी प्लेनेट अपन कह सकते हैं, देखो तो वो क्या करता है, अगर अर्थ के, या फिर आप मान लो कि वो सन के चारों तरफ, सीधी सी बात है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये है और एक ये है, जिसकी तरफ जो चक्कर काट रहा होगा, ये तो हो गया ग्रह, तो ये हो गया इसका उपग्रह। उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर काटेंगे, सैटेलाइट्स जो है वो प्लेनेट के चारों चक्कर काटते हैं। तो अपन ये बात कर रहे हैं देखो यहाँ पे, तो सूर्य जो होता है उसके चारों तरफ अपनी पृथ्वी जो है चक्कर काटती है। अब बात ये है कि सबसे पहले जो है हम बात करेंगे केपलर्स लॉ की। केपलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 3 लॉ दिए। केपलर्स लॉ, उन्होंने 3 लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ था उनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ये ध्यान रखना भी, ये मतलब ऐसे पूछ लिए जाते हैं जैसे न्यूटन्स लॉ में पूछते हैं अपने से। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, न्यूटन्स लॉ है ना, सेकंड लॉ न्यूटन, सेकंड लॉ न्यूटन्स, थर्ड लॉ, उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देते हैं कि एक्शन रिएक्शन जो है विच लॉ से वो रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं मैं, कक्षाओं के नियम, कक्षाओं का नियम।
कक्षाओं का नियम। ठीक है भाई, कक्षाओं के नियम के अनुसार, कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, केपलर्स के अकॉर्डिंग, केपलर ने ये कहा कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों, सन के चारों जो है वो चक्कर काटते हैं, है ना। तो जो उपग्रह होंगे वो सन के चारों ओर क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे, चक्कर काटेंगे, और चक्कर इस तरह से काटते हैं कि जो ऑर्बिट्स होती है वो इलिप्टिकल होती है, इलिप्टिकल, ये बात ध्यान रखोगे। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऐसे रिवॉल्व करते हैं प्लेन, ये ऐसे इस तरह से चक्कर काटते हैं सारे। इनमें से एक अपनी अर्थ भी है जो ऐसे चक्कर काटेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूं कहते हैं इनके अकॉर्डिंग कि सन जो होता है उस सन के चारों ओर ये चक्कर काट रहे होते हैं, और इलिप्स जो होता है अभी अपना चल भी रहा है टेक्निकल में, मैथ्स में। इलिप्स में दो तरह की एक्सिस होती है, एक तो मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हो, मेजर एक्सिस, या अपन क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। एक तो आपके हो गई मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस। तो वो जो सन होता है वो सन हमेशा एक फोकस पे स्थित होता है। सन जो है दो फोकस होते हैं, इसमें दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस पे जो है वो सन जो है स्थित होगा, और ये जो है ऑर्बिट्स जो है इलिप्टिकल होती है। पहला लॉ ये है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, इसमें ज्यादा बात नहीं है जो आपको याद रखनी हो। इधर आ जाओ, सेकंड वन, इसका सेकंड जो है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज, क्षेत्रफलों का नियम, क्षेत्रफलों का नियम। ठीक है भाई, क्षेत्रफलों का नियम, इसके अनुसार क्या होता है कि कोई सी भी रेखा जो, जैसे मान लो अपन ने लिखा, ये मान लो इलिप्टिकल क्लास है ऐसे इस तरह से, और अपन बात कर रहे थे कि सपोज करो यहाँ कोई सन है इस तरह से, और ये जो लाइन है ऐसे में ज्वाइन कर देता हूँ इसको। देखो बेटा बात समझने एक बार, ये सन है आपका, तो लॉ ऑफ एरियाज, क्षेत्रफलों के नियम के अनुसार क्या होता है कि ये हम कहते हैं कि कोई सा भी उपग्रह जो है उसको सन से मिलाने वाली रेखा, जैसे ये उपग्रह यहाँ था सपोज करो, और इस लाइन से मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ये लाइन जो है ये उपग्रह यहाँ पहुंच गया मान लो इस तरह से, तो ये लाइन यहाँ आ गई इस तरह ज्वाइन करते हुए। तो सूर्य से किसी भी उपग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतरालों में समान दूरी नहीं, समान समय अंतरालों में समान एरिया कवर करती है। मतलब डेल्टा टी अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि डेल्टा टी टाइम में ये जो है यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो ये जो एरिया कवर होगा वो सेम टाइम इंटरवल में सेम होता है, सीधी सी बात ही होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सन से और ये जो अपना उपग्रह है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन एक एरिया ट्रेवर्स करेगी, और वो एरिया जो है इक्वल होगा। एक सेकंड बाद यहाँ पे एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इन सेम टाइम पीरियड, एरिया इन सेम टाइम पीरियड विल बी इक्वल, समान होगा, समान समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। सेकंड बात यहां से ये होती है कि जो ग्रह सूर्य से निकट होते हैं, जो ग्रह सूर्य के निकट होते हैं वो अधिक तेज दूरी से चलते हैं, क्योंकि उनकी दूरी कम हो जाती है, और जो दूर होते हैं वो कम स्पीड से चलते हैं। तो अपन लिख देंगे पास वालों की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा सब चीजें देखो, पास वालों की गति ज्यादा, या फिर आप ऐसे लिखोगे देखो, दूरी कम गति ज्यादा, और दूरी ज्यादा गति कम, दूरी ज्यादा तो गति कम, है ना। यहां लिख दोगे आप लेस डिस्टेंस मोर स्पीड, और यहां लिखते हैं अपन मोर डिस्टेंस लेस स्पीड,
समझ रहे हैं बेटा बात को? तो जो उपग्रह जो निकट होंगे इसके वो तो तेज गति से चलेंगे और जो दूर होंगे वो स्लो स्पीड से चलते हैं। इसी को जो है ये भी कहा जाता है कि ये जो होती है इनकी क्षेत्रीय चाल जो होती है, एरियल वेलोसिटी जो होती है, एरियल स्पीड जो होती है, वो एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। एरियल स्पीड या क्षेत्रीय चाल जो है वो नियतांक होती है। एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, इसमें देखो आगे देखेंगे फिर अपन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, देखो उसकी बात अपन कर रहे हैं सेकंड वाले की बात अपन कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग देखना एक बार क्या लिखोगे इसमें कि क्षेत्रीय चाल नियत होती है। लॉ ऑफ एरिया में अपन लिख देंगे क्षेत्रीय चाल नियत होती है। तो ये पूछा जाता है भाई उपग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है कौन से केपलर्स के कौन से नियम से संबंधित है? तो केपलर सेकंड लॉ से अपन कह सकते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ एरिया से जो है ये संबंधित है, क्षेत्रफलों के नियम से ये बात संबंधित होगी। एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड इज कांस्टेंट, ये लो बेटे। ठीक भाई, एक बात और ध्यान रखोगे यहाँ से, ये जो एरियल कांस्टेंट आया अपना, इसको ऐसे लिखा जाता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल बी वेक्टर एल अपॉन 2m। ये जो है कांस्टेंट रहेगा, वेयर एल जो है ये ध्यान रखोगे आप, ये से आता है अपन यहाँ से निकालेंगे तो उससे अपना मतलब नहीं। मेन बात सुनना आप, देखो ये जो एल होता है ये एल होगा आपका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। जानते हो भाई सब, एंगुलर मोमेंटम दो तरह के मोमेंटम होते हैं अपने पास, एक तो होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। रेखीय संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है mv, और कोणीय संवेग होता है आपका mvr, उसको l से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ये जो क्षेत्रीय चाल नियत होती है उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरी बात अपन सुन लेंगे, बस केवल लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो है क्षेत्रीय चाल नियत होती है, ये जो बात अपन कह रहे हैं या फिर अपन लॉ ऑफ एरिया की जो बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ एरिया में ये बात ध्यान रखोगे कि ये जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कह सकते हो या लीनियर मोमेंटम कह सकते हो, या अपन ये कहते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए ये सभी केंद्रीय बलों पर लगेगा। सेंट्रल फोर्सेस जितने भी होते हैं जो सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट करते हैं, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कह सकते हैं अपन, उन सभी के लिए जो है ये बात सत्य होती है, तो ये सभी पे वैलिड होगा। तो मेन दो बातें आपको ध्यान रखनी है, जो एक तो समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करता है। सेकंड बात, अगर जो उपग्रह है आपका जितना पास होगा उसकी दूरी, उसकी चाल उतनी ही ज्यादा होगी, जो दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। तीसरी बात, क्षेत्रीय चाल नियत होती है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर एल अपॉन 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ या ना? स्क्रीनशॉट आपके हिसाब से आप जो है लेते रहना बीच बीच में स्टॉप करके। देखो आगे थर्ड लॉ पे आते हैं अपन। थर्ड लॉ बेटा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड थर्ड इज law of time period। ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड यहाँ पर कहते हैं आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल का नियम। इसके अनुसार किसी भी उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, किसी भी उपग्रह का जो परिक्रमण काल है उसके द्वारा जो अनुरेखित दीर्घवृत्त कक्षा होगी, जो दीर्घवृत्त कक्षा में करेगा, अपन बात कर चुके हैं कि इस दीर्घवृत्त कक्षा में वो जो है परिक्रमण करेगा। तो इस दीर्घवृत्त कक्षा का जो परिक्रमण है उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि परिक्रमण कर रहा है अपना, ऐसे घूम रहा है इस तरह से, तो ये जो एक उपग्रह है उसका परिक्रमण काल, इसकी जो दीर्घवृत्त होगी, दीर्घ अक्ष होगी, इस दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2a। इंग्लिश वाले भी बता दूंगा मैं भी। एक जो उपग्रह है आपका, वो सैटेलाइट जो है, अगर वो उसका जो टाइम पीरियड है, रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड जो है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा, ये जो आपकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है उसके सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका टाइम पीरियड t है तो t स्क्वायर इसका वर्ग जो है वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। यानी कि
ए क्यूब के बराबर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। इस तरह से अपन लिखते हैं ना, ये इसके टाइम पीरियड, सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, इसके समानुपाती होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे कि टी स्क्वायर जो है वो इस तरह से इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो अपन ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये बात आप ध्यान रखोगे, ए क्यूब कह सकते हो यार, इसको अगर मैं 2r लिख दूं तो 2r कह सकते हो। ठीक है क्या बेटा बात? अरे बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अपन क्या कह रहे हैं कि इस किसी भी उपग्रह का जो टाइम पीरियड है वो इसके समानुपाती होगा। ये क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आप तो मैथ क्यों, आपको पता है ये बात ना, दीर्घ अक्ष की अर्ध या लघु अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर, दीर्घ अक्ष की लंबाई ऐसे मान लो। तो टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तीनों नियम पढ़ लिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ एरियाज क्षेत्रफलों का नियम, और लॉ ऑफ टाइम पीरियड आवर्तकाल का नियम। ये केपलर्स के तीनों नियम है। एक बात और सुन लेना, ये कहीं पूछ लेते हैं, देखो ऐसे मतलब नॉलेज होना चाहिए अपने को। केपलर से पहले भी एक साइंटिस्ट थे कोपरनिकस ने ये कहा था कि जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो इलिप्टिकल में नहीं, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो सैटेलाइट्स हैं या जो भी उपग्रह चक्कर काट रहे हैं वो केवल सर्कुलर या वृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर काट सकते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने दिया केपलर्स लॉ, उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो इलिप्टिकल कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, समझ रहे हो बात? इसके बाद देखो अपन आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना। देखो बेटा आगे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना। तो उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, देखो यहाँ तक तीनों लॉज पढ़ लिए अपन, केपलर्स लॉ के, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ टाइम पीरियड ना, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम और आवर्तकाल का नियम। अब देखो बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स पे आते हैं अपन। पहली बात देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और नियम क्या है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी दो बॉडीज हैं, कोई से भी दो पिंड जो है वो परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सीधी सी बात ये है कि अगर ये m1 है और ये m2 है तो ये पिंड भी इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वो बात अलग है, फील हो चाहे नहीं हो, अगर कोई वस्तु ज्यादा वजन की है तो अट्रैक्ट करेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन यहाँ खड़े हैं, कोई दूर अपने पास कोई वस्तु रखी है बहुत छोटी है, वो अट्रैक्ट होकर अपने पास नहीं आएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक और पुअर फोर्स होता है। इसलिए नहीं तो क्या होगा कि मैं जैसे मान लो अभी मैं सपोज करूँ मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, तो अगर अट्रैक्शन है तो वो कैमरा मूवमेंट होने लग जाए, उसमें वो आने लग जाए मेरी तरफ, बट ये बहुत वीक और पुअर फोर्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई सी भी दो बॉडीज जो है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इनके बीच में एक बहुत रेयर, बहुत कम, बहुत कमजोर, बहुत दुर्लभ सा, बहुत वीक, बहुत पुअर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब देखो यहाँ से क्या कहता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो अगर वेक्टोरियल फॉर्म में बात करते हो तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, अपोजिट होगी। अभी अपन बात करेंगे आगे, मैं ऐसे समझा दूंगा। सेम कूलम्स लॉ की जैसे अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सेम यहाँ पे होता है फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, सपोज करो इसको मैं R नाम देता हूँ, और ये m1 और m2 इनके मासेस है, तो जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो फोर्स जो है एक तो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। और एक जो है जो बल होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि F जो है, इस जगह से अपन लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F is proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है और उस कांस्टेंट से सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान रख लेना। F is equal to प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया मैंने तो ये हो जाएगा G is प्रोपोर्शनलिटी साइन। G को क्या मानोगे आप? G को प्रोपोर्शनलिटी साइन माना जाता है
जी इज प्रोपोर्शनलिटी साइन और इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो जी है इसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या अपन कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप सबको आती है, कितनी होती है देखो, इसकी वैल्यू होती है बेटा जी की वैल्यू वो लगभग होती है अपनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी यूनिट बाद में लिखेंगे, पहले आप ये समझ लो कि इसकी जो आंकिक मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसका आंकिक मान होता है। एक बार समझ के देखो मेरी बात बेटा, मैं क्या कह रहा था आपको कि पुअर फोर्स से वीक फोर्स से ये चीज जो है यहाँ रखूंगा मैं 10⁻−11 से। ये कोई सी भी क्वांटिटी बने बोले आपकी, इसको आप गुणा करोगे 10⁻−11 से, तो 10⁻−11 का मतलब नीचे बटा में 11 बार जीरो आ गए जिनसे अपने को भाग देना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एफ की वैल्यू आने वाली है वो एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा माइन्यूट होती है, बहुत छोटी होती है, तो बहुत दुर्बल और बहुत वीक फोर्स होता है। अब देखो यूनिट और डायमेंशन, मात्रक और विमा की बात अपन कर ले। जी की यूनिट एंड डायमेंशन की बात आप करोगे, मात्रक या विमा बहुत बड़ी बात नहीं है, सब निकाल सकते हो। मात्रक तथा विमा निकाल सकते हैं बेटा। क्या होगा देखो, जी निकालना है, जी इज नथिंग बट जी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक भाई, है ना। अब देखो आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो मात्रक लिखोगे तो mg होता है ना, ma लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर तो क्या बना, ये जो फोर्स होगा अपने तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बेटा kg स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। फोर्स न्यूटन में, आर दूरी मीटर में, तो फोर्स इंटू बल की जगह तो क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। और सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो ये तो हो गया आपका, इसको लिखते हैं अपन एम ए से हो गया ये देखो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर बटा यहाँ से केजी का स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। देखना बेटा 1 केजी से 1 केजी कट गया, तो ये क्या बना अपना फाइनली, यहाँ से लिख सकते हो केजी को ऊपर भेज देता हूं मैं, तो केजी इनवर्स सेकंड स्क्वायर ऊपर भेज दो, सेकंड स्क्वायर -2 मतलब, और मीटर का क्यूब। तो अगर लिखना चाहो लैंग्वेज फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे लैंग्वेज फॉर्म में, किलोग्राम -1 मीटर का क्यूब और सेकंड की घात -2। ये लो बेटे ना, ये तो हो गया आपका मात्रक। और विमा निकालोगे तो विमा तो बहुत सही है, एफ फिर आर स्क्वायर, क्या लिखा है अपन ने, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, विमा कैसे निकालते हो, फोर्स की सबको आती होगी mLT -2 ma से, तो mLT -2 तो डायमेंशन हो गई फोर्स की, और r स्क्वायर से हो गया आपका l स्क्वायर। नीचे आ जाओ, m मास जो होता है उसको ये m स्क्वायर कैपिटल M से लिख दूं मैं, m इंटू m। एक m से एक m कट जाएगा, कैपिटल एक m से एक m कट जाएगा, तो ये एक m ऊपर गया तो क्या बनना, m⁻⁻1 l into l square and t⁻⁻²। ये लो बेटे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात अपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात अपन कर रहे हैं। हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बहुत वीक फोर्स होता है, पुअर फोर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के गुणनफल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और F बराबर g m1 m2 r स्क्वायर लिखेंगे, g का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। यूनिट एंड डायमेंशन की बात अपन ने करी, ये तो हो गई यूनिट या मात्रक, और वो हो गई डायमेंशन या विमा। ध्यान रखोगे यहाँ तक बात, अगली क्लास जो भी रहेगी फिजिक्स की बेटे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखोगे। स्पेशली जो भी कॉन्सेप्ट लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, ये स्टार्टिंग था अपन ने जो भी लिया है। मैं इनसे क्वेश्चंस भी आपसे जो भी रिलेटेड है बताऊंगा। सब लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, आपको यहाँ से श्योरली कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ पे वेस्ट आप जो भी अगर 10 मिनट भी देते हो अगर वीडियो को, तो आपका 10 मिनट बेकार नहीं होगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ।
मैथ्स के लिए तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, लेकिन मैं फिजिक्स के लिए अभी कह रहा हूँ ये बात, मैथ्स में आप निश्चिंत रहिए, मैथ्स में पूरा श्योर निश्चिंत रहिए। इसलिए नहीं कह रहा मैं, फिजिक्स में भी अगर आप खड़ा हुआ हूँ अगर आपके सामने, तो ये पक्की बात है कि आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।